नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। तो कैसे हैं साथियों? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में आज हमारी ये चौथी क्लास है, जिसमें आप लोग हमारे साथ नवपाषाण काल पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों ने ये पुरापाषाण काल के बारे में तथा मध्य पाषाण काल के बारे में आप लोगों ने बखूबी हमसे पढ़ लिया है, समझ लिया है, जिसके हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी करा चुके हैं। साथियों, ये जो पुरापाषाण काल है, ये हमने आपको बताया था कि लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत हुई थी और लगभग ये 12,000 वर्ष पूर्व तक ये काल रहा। ठीक है साथी? और इसकी खोज किसने की थी? अर्थात पुरापाषाण काल की जो जानकारी दी थी वो किसने दी थी? रावर्स ब्रूस फ्रूट ने। ठीक है साथी? किसने दी थी जानकारी? रावर्स ब्रूस फ्रूट महोदय ने। ठीक है। इसी तरीके से हमने आपको बताया था मध्य पाषाण काल, ये लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर के और ये लगभग 10,000 वर्ष पूर्व का काल था। ठीक है साथी? हमने आपको बताया था कि इस काल में जलवायु परिवर्तित हुई, टेम्परेचर बढ़ा और इसलिए इसमें क्या हुआ था साथी? जलवायु परिवर्तित हुई, तापमान बढ़ा और जब तापमान बढ़ा तो इस युग का एक नाम दिया गया मेसोलिथ। इसे क्या नाम दिया गया? मेसोलिथ। ठीक है साथी? अर्थात मध्य पाषाण काल को मेसोलिथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसी तरीके से ये जो काल था, इस काल में जो पत्थर के औजार हुआ करते थे उनका आकार काफ़ी छोटा होने लगा था। औजार काफ़ी छोटे बनाए जाने लगे थे। औजारों का आकार छोटा होने लगा था और इसलिए इस काल को एक नाम दिया गया माइक्रोलिथ। अर्थात मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथी? माइक्रोलिथ का मतलब होता है लघु पाषाण। ठीक? मतलब पत्थर जो थे उसके औजार कैसे होने लगे थे? छोटे छोटे होने लगे थे। ठीक है? इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? लघु पाषाण। ठीक? और इस काल की जो जानकारी दी थी किसने दी थी? इस काल की जो जानकारी दी थी वो C.L. कार्लाइल महोदय ने दी थी। ठीक है साथी? किसने दी थी? C.L. कार्लाइल महोदय ने इसकी जानकारी दी थी। ठीक है? तो पुरापाषाण काल, इसका जो समय था लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक इसका काल रहा और जानकारी रावर्स ब्रूस फ्रूट महोदय ने दी। इसी तरीके से जो मध्य पाषाण काल है, इसकी जो समयावधि थी वो 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक की थी। ठीक है साथी? इसमें क्या होता है? जलवायु परिवर्तित हुई, तापमान बढ़ता है
और इसका नाम पड़ता है मेथोलिथ। इसी तरीके से पत्थर के औजारों का जो आकार था छोटा होने लगा तो इसका नाम क्या पड़ा, माइक्रोलिथ। अर्थात हम कह सकते हैं कि मेसोलिथ और माइक्रोलिथ ये दोनों नाम किसके हैं, मध्य पाषाण काल के। ठीक है साथी, तो इसकी जो जानकारी दी थी वो किसने दी थी, C.L. कार्लाइल महोदय ने। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आखिर नवपाषाण काल में किस तरीके से विकास होता है। तो आइए देख लेते हैं। अगली हेडिंग है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, इसकी जो समयावधि रही, समयावधि ये माना जाता है कि ये 10,000 वर्ष पूर्व का काल था। क्या था, 10,000 वर्ष पूर्व का ये काल था। और इस समय की जो जानकारी दी वो किसने दी, जो जानकारी दी, जानकारी जान लुबाब महोदय ने दी। ठीक है साथियों, जानकारी किसने दी, जान लुबाब महोदय ने। ठीक है, होता क्या है कि जो पूर्व का युग था वो हिम युग था, जलवायु बहुत ठंडी थी और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता चला गया, समय बढ़ता चला गया, मौसम परिवर्तित होता चला गया, तापमान बढ़ता चला गया। तो जब तापमान बढ़ा तो बारिश हुई, और जब बारिश हुई तो घास के मैदान बनने लगे। क्या होता है साथी कि जलवायु परिवर्तित हुई, तापमान बढ़ा, और जब साथी तापमान बढ़ा तो क्या होता है, बारिश हुई। क्या हुई, बारिश हुई। और जब बारिश हुई, क्या हुई साथी, जब बारिश हुई तो क्या होता है, घास के मैदान बनने लगे। घास के मैदान बने। क्या बने, घास के मैदान बने। और जब प्यारे साथियों, जब घास के मैदान बने तो क्या हुआ कि जो जीव जंतु थे उनकी जीवन प्रणाली भी बदली। विभिन्न जीवधारियों का जन्म हुआ और बहुत सारे जीवधारी जब उत्पन्न हुए और कहीं न कहीं वो इन घास के मैदानों में रहने लगे और अपना भोजन प्राप्त करने लगे। जीवधारी वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई। क्या हुई, जीवधारी उत्पन्न हुए, वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई, और ये किस पर निर्भर रहने लगे, ये घास के मैदानों से अपना भोजन प्राप्त करने लगे। ठीक है साथी, तो जब ये भोजन प्राप्त करने लगते हैं तो क्या होता है, तो हमने आपको क्या बताया कि जलवायु परिवर्तित हुई, तापमान बढ़ा, और जब तापमान बढ़ा तो क्या हुई साथी, बारिश हुई। क्या हुई, बारिश हुई। और जब बारिश होती है तो क्या होता है, घास के मैदान बनते हैं, और जब घास के मैदान बनते हैं तो जीवधारी उत्पन्न होते हैं, वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं, और घास के मैदानों से ये जीवधारी अपना भोजन प्राप्त करने लगते हैं। जब बहुत सारे जीव जंतु उत्पन्न हुए और ये घास के मैदानों पर निर्भर रहने लगे तो धीरे धीरे क्या होता है
कि पशुपालन विकसित होने लगता है। जो घास के मैदान बने, साथी, जो घास के मैदान बने, उनसे क्या होता है, जो घास के मैदान बने, क्या होता है कि जीवधारी उत्पन्न हुए। इन जीवधारियों को, इन जंतुओं या जीवधारियों को लोग पकड़ने लगे। क्या करने लगे? लोग पकड़ने लगे और इन्हें अपने उपयोग में लेने लगे। क्या करने लगे? इन जीवधारियों को लोगों ने पकड़ना शुरू कर दिया। लोग इन्हें अपने उपयोग में लेने लगे और जब ये अपने उपयोग में इन्हें लेने लगे तो क्या होता है, इनका उपयोग कहीं न कहीं वो अपने कार्यों में करने लगे। और जब साथियों इनका उपयोग वो अपने कार्यों में करने लगे तो इनकी उपयोगिता उन्हें समझ में आई। और जब इनकी उपयोगिता उन्हें समझ में आई तो वो और भी पशुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने दरवाजे पर चारा रखने लगे। क्या रखने लगे? चारा रखकर, या हम लिख सकते हैं कि अन्य जंतुओं को आकर्षित करने के लिए लोग अपने दरवाजे पर या अपने दरवाजे पर चारा रखने लगे। चारा रखना शुरू कर दिया जिससे कि चारा देख करके जानवर आकर्षित हो जाए। ठीक है साथी? तो जब ये चारा रखने लगे तो धीरे धीरे जानवर इनकी तरफ आकर्षित हुए और प्यारे साथियों पशुपालन विकसित होने लगा। क्या होने लगता है? अर्थात पशुपालन विकसित होने लगा। क्या होने लगा? पशुपालन विकसित होने लगा। ठीक है साथी? तो हमने आपको बताया कि घास के मैदान बनने लगे थे, जंतुओं, जीवधारियों, विभिन्न प्रकार के जंतु और जीवधारी उत्पन्न होने लगे। लोग इन्हें पकड़ने लगे और इनका उपयोग करने लगे, इन्हें अपने कार्यों में उपयोगी बनाने लगे। अन्य जंतुओं को आकर्षित करने के लिए लोग अपने दरवाज़ों पर क्या रखने लगे? चारा रखने लगे। और इसी तरीके से साथी क्या होने लगा? पशुपालन विकसित होने लगा। ठीक है साथी? क्या होने लगा? पशुपालन विकसित होने लगा। और जब प्यारे साथियों पशुपालन विकसित होने लगा तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने पशुपालन से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त की। सर्वप्रथम इन्होंने पशुपालन में भेड़ और बकरियां पालना शुरू किया। क्या शुरू किया? भेड़ और बकरियां पालना शुरू किया और इनसे विभिन्न उत्पाद प्राप्त करने लगे। जैसे ये इनसे दूध प्राप्त करते थे जिससे दही बनाते थे। ठीक है? मक्खन या घी बनाते थे। ठीक? और इनका उपयोग साथी मांस के
रूप में भी इनका प्रयोग करते थे। प्रयोग करते थे। क्या करते थे? मांस के रूप में भी साथी क्या करते थे? इसका प्रयोग करते थे। तो इन्होंने पशुपालन में भेड़ और बकरियों को पालना शुरू किया। किसको? भेड़ और बकरियों को। ठीक है साथी। और जब इन्हें पालना शुरू किया तो क्या करते थे? उससे बहुत सारे प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते थे, जैसे दूध। जब दूध प्राप्त होता था तो उससे दही बनाते थे, घी बनाते थे, मट्ठा बनाते थे, और कहीं न कहीं इन जानवरों का प्रयोग ये मांस के रूप में भी साथी किया करते थे। और अगर देखा जाए तो ये जो पशुपालन था, मांस का संग्रह करने का एक बहुत ही उपयोगी और बहुत ही अच्छा तरीका था। क्या था? मांस, या हम लिख सकते हैं कि पशुपालन मांस संग्रह करने का एक सर्वोत्तम तरीका था। ये पशुओं को पालते थे और उन्हीं से मांस प्राप्त कर लेते थे। ठीक है साथी, तो इसे नोट कर लीजिए फटाफट। इसी तरीके से अगर हम कृषि के विकास पर नज़र डालें कि आखिर कृषि का विकास कैसे हुआ, तो एक बार देख लेते हैं कि कृषि के विकास में किस तरीके से, चरणबद्ध तरीके से उन्होंने इसकी जानकारी प्राप्त की और कैसे कृषि एक विकसित अवस्था में पहुंच गई। जो कृषि का विकास है, कृषि का विकास, प्यारे साथी, इसका विकास कैसे होता है कि सबसे पहले लोगों ने क्या किया होगा? जो प्राकृतिक रूप से जो फसलें उत्पन्न हो जाती थीं और वो पक जाती थीं, तो उस फसल के पकने के बाद जो अनाज बिखर जाता था, साथियों, उस अनाज को सबसे पहले लोगों ने बटोरना सीखा होगा। क्या सीखा होगा? सबसे पहले अनाज को बटोरना सीखा होगा। ठीक है साथी। जब इन्होंने अनाज को बटोरना सीखा तो फिर ये सोचा होगा कि आखिर ये अनाज कब, कैसे और किस तरीके से ये उत्पन्न होता है, ये कब पकता है, इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश की होगी। क्या किया होगा कि अनाज कब, कहाँ और कैसे उत्पन्न होता है, इसकी जानकारी जुटाई होगी। ठीक है साथी, कि अनाज कब पैदा होता है, कहाँ पैदा होता है, कब पकता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने जानने की कोशिश की होगी। और जब ये सारी चीज़ें इन्होंने सीख ली तो उनको एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि बीज बोने से ही वनस्पति बनती है या उत्पन्न होती है। क्या होता है? बीज बोने से ही वनस्पति उत्पन्न होती है। तो इन्होंने, प्यारे साथियों, बीज बोना शुरू कर दिया।
जब बीज बोना शुरू कर दिया तो अब ये इसको धीरे धीरे सिंचाई भी इसकी करने लगे, उसकी देखभाल करने लगे। अंततः फसल पक जाने तक ये इंतज़ार करते रहे और इस इंतज़ार में ही प्यारे साथियों, ये जो लंबा अंतराल होता है फसल बोने से लेकर के और फसल पक जाने तक, इसी इंतज़ार ने क्या किया, मानव को स्थायी रूप से रहना भी सिखा दिया। क्या हुआ कि इसकी सिंचाई करने लगे, सिंचाई, देखभाल और पकने तक तथा फसल पकने तक इंतज़ार करने लगे। क्या करने लगे? फसल पकने तक इंतज़ार करने लगे और इसी इंतज़ार ने लोगों को स्थायी रूप से रहना सिखा दिया। ठीक है साथी, तो हमने आपको बताया कि इन्होंने सर्वप्रथम अनाज को बटोरना सीखा होगा और बाद में ये जानकारी जुटाने की कोशिश की होगी कि ये अनाज कब, कहाँ और कैसे उत्पन्न होता है। तो इनको कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई और एक जानकारी मिली कि बीज से ही क्या बनता है। बीज जब बोया जाता है तो क्या बन जाती है? वनस्पति उत्पन्न होती है। और जब वनस्पति उत्पन्न होती है तो इन्होंने बीज को बोना शुरू कर दिया। ठीक है, और जब बीज बो दिया, वनस्पति उत्पन्न हुई तो उसकी सिंचाई भी की और उसकी देखभाल करने लगे और ये इंतज़ार करने लगे कि ये फसल कब पकती है। उसके पकने का इंतज़ार करने लगे और इसी इंतज़ार ने, इस लंबे समय अंतराल ने मानव को क्या सिखा दिया? स्थायी रूप से उसको रहना सिखा दिया। ठीक है साथी, तो इसे नोट कर लीजिए फटाफट। नोट कर लिया होगा। तो साथियों, मानव जब स्थायी रूप से रहने लगा तो क्या होता है? मानव जब स्थायी रूप से रहने लगा तो क्या हुआ कि मानव कृषक बन गया। क्या बन गया? मानव किसान बन गया, कृषक बन गया। और जब कृषक बना तो इसने विभिन्न तरीके के हथियारों से, विभिन्न तरीके के औजारों से जमीन को खोदना शुरू किया। अर्थात पत्थर के औजारों से तथा मजबूत लकड़ियों से जो कैसी होती थी? नुकीली लकड़ियों से खुदाई की। पहले लकड़ियों और पत्थरों के औजार के अलावा खुदाई का कोई भी यंत्र नहीं था। तो इन्हीं सारी चीज़ों से मानव ज़मीन की खुदाई करता था और उसमें बीज बोया करता था। और ये जो लकड़ी होती थी, ये जो नुकीली लकड़ी होती थी इस तरीके की, इस पर क्या होता था? ऊपर वजन रख दिया जाता था
एक अंगूठी टाइप का एक पत्थर होता था, वो यहाँ पर लगा दिया जाता था, पत्थर। और इस पत्थर का जो वजन होता था लगभग 1.5 किलोग्राम तक का, आधा किलोग्राम तक का ये पत्थर होता था, जो इस लकड़ी के ऊपर रख दिया जाता था, जिससे जब लकड़ी पर वजन पड़ेगा तो कहीं की खुदाई गहराई तक की जा सकती है। ठीक है साथियों, इसी तरीके से जो अन्य भी कुछ नुकीले हथियार थे, इनके पास हथियार थे, जैसे हम कह सकते हैं इनके पास कुल्हाड़ी भी थी, कुल्हाड़ी थी। इसका भी ये कृषि कार्यों में ही उपयोग किया करते थे। दराती थी, दराती। इन सभी हथियारों का एक विशेष तरीके से कृषि में उपयोग किया जाने लगा। कुल्हाड़ी और दराती, इनके साक्ष्य उड़ीसा और छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से प्राप्त हुए। जो कुल्हाड़ी और दराती के साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? उड़ीसा से और छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र से ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है साथी, तो हमने आपको बताया कि मानव जब स्थायी रूप से रहने लगा तो मानव क्या बन गया? कृषक बन गया। क्या बन गया साथी? कृषक बन गया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मानव कृषक बन गया, किसान बन गया। ठीक है, खेती करने लगा, पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, मजबूत लकड़ियों का प्रयोग करता था, अर्थात जो नुकीली लकड़ियां हुआ करती थीं उनका प्रयोग करता था, और उन लकड़ियों के ऊपर एक वजनदार पत्थर रखा जाता था जो लगभग आधा किलोग्राम का हुआ करता था। अन्य भी नुकीले हथियार इनके कृषि के लिए उपयोगी थे, जिनका इन्होंने अपने कृषि कार्यों में उपयोग किया, जैसे कुल्हाड़ी, दराती। और इन दोनों के जो साक्ष्य मिलते हैं वो उड़ीसा और नागपुर के पठारी क्षेत्र से, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से क्या होते हैं साथी? प्राप्त होते हैं। ठीक है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मानव इस काल में क्या बन गया था? कृषि का मानव को बहुत ही अच्छा ज्ञान हो गया था। कृषि अपनी विकसित अवस्था में पहुंच गई थी। मानव ने सबसे पहले गेहूं और जौ का उत्पादन शुरू कर दिया। किसका? मानव ने सबसे पहले किसका उत्पादन किया? मानव ने सर्वप्रथम गेहूं और जौ का उत्पादन किया। क्या किया? गेहूं और जौ का उत्पादन किया। और जब मानव ने गेहूं और जौ का उत्पादन किया, चूँकि कृषि एक अपनी उन्नत अवस्था में पहुंच गई थी और इस कारण से उत्पादन भी कहीं न कहीं बहुत अच्छा होने लगा था। इसका उत्पादन बढ़ा, और जब प्यारे साथी उत्पादन बढ़ा तो क्या हुआ? लोगों ने अनाज को संग्रह करने की सोची, अर्थात संग्रह करने की कला के बारे में जानकारी हासिल की। जब उत्पादन बढ़ा तो अनाज के संग्रह की कला सीखी, और जब प्यारे साथियों संग्रह की कला सीखी तो इसी क्रम में मानव ने बहुत सारे
मृदभांड बनाए, मृदभांड बनाए, क्या बनाए, बहुत सारे मृदभांड बनाए। भंडार गृह बनाए, क्या बनाया, भंडार गृह बनाए। और ये भंडार गृह किसके बनाए थे, ईंटों के बनाए थे, ईंटों के बने थे। किसके बने थे, ईंटों के। तो अनाज के संग्रह की कला में, अर्थात संग्रह की कला के क्रमबद्ध विकास में क्या किया, मानव ने मृदभांड बनाना शुरू किया, भंडार गृह बनाए जिसमें अनाज को एकत्रित किया जाता था। कुछ समय के बाद क्या होता है साथी, चाक का इनको ज्ञान होता है, चाक का ज्ञान होता है। और जब चाक का इनको ज्ञान हो जाता है तो बहुत सारे विभिन्न तरीके के बर्तन बनने लगे। अनेक तरीके के बर्तन बनाने की कला इनके अंदर विकसित होने लगी। और जब कई प्रकार के बर्तन बनाने लगे तो उनको ये रंगने लगे, क्योंकि बर्तन खूबसूरत और सुंदर दिखे, इसलिए बर्तनों की रंगाई भी ये लोग करने लगे थे। तो चाक का जब उपयोग होने लगा, उसका ज्ञान हो गया, तो क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाने लगे, विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाने लगे और इन्हें रंगने लगे, जिससे कि बर्तन सुंदर अथवा आकर्षक दिखे। कैसा दिखे, बर्तन सुंदर दिखे, वो बर्तन कैसा दिखे साथी, आकर्षक दिखने लगे। तो इसलिए क्या किया, इसको ये लोग रंगने लगे। ठीक है साथी। तो जो चाक का आविष्कार था, इसने नवपाषाण काल में कहीं न कहीं ये बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। नवपाषाण काल के लोग इसके उपयोग से, इसके माध्यम से बहुत सारे बर्तन बनाए उन्होंने, जिनमें अनाजों को इकट्ठा किया जाता था तथा बर्तनों को अन्य कामों में भी उपयोग में लिया जाता था। ठीक है साथी। तो हमने आपको बताया कि जब अनाज का उत्पादन बढ़ गया तो उन्होंने क्या किया, भाई जब उत्पादन बढ़ जाएगा तो मानव अनाज के संग्रह के बारे में सोचेगा। तो उसने संग्रह के बारे में सोचा, तो इसी सोच ने क्या किया, भंडार गृह विकसित करने की जो कला मानव के अंदर पैदा हुई, उसको जगाया, मृदभांड बनाने की कला को जगाया। और कुछ समय के बाद चाक का आविष्कार हो गया और चाक के आविष्कार ने बहुत से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाने में मदद की। ठीक है साथियों। प्यारे साथियों, जब उत्पादन बढ़ने लगा था तो इसी युग में पहिए की खोज हुई और इस पहिए की खोज ने कहीं न कहीं कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। ठीक है साथियों। पहिए की खोज हो गई और जब पहिए की खोज हुई तो इसकी मदद से जो खाद्यान्न था, जो अनाज हुआ करता था तथा अन्य कृषि से संबंधित जो भी चीज़ें हुआ करती थी, उस वजन को इधर से उधर ले जाने में मानव की इस पहिए ने बहुत ही सहायता की और एक कृषि के क्षेत्र में
एक अभूतपूर्व इसने सहयोग किया और एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। ठीक है साथियों, तो ये नोट कर लिया होगा, इसको साफ कर देते हैं। कृषि के यदि साक्ष्यों की बात करें तो कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले? साथ ही एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ मेहरगढ़ ये कहीं न कहीं प्राचीनतम जगह है, प्राचीनतम साक्ष्य हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये नवीनतम खोज के अंतर्गत आता है। अभी जल्द ही इसकी खोज की गई थी। तो जो मेहरगढ़ पड़ता है ये साथी पाकिस्तान में एक स्थान पड़ता है, एक प्रांत है बलूचिस्तान। क्या है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में ये पड़ता है और यहाँ से क्या चीज़ प्राप्त होती है? गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है? गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले। और ये जो साक्ष्य हैं प्यारे साथी, ये बहुत पुराने साक्ष्य हैं। लगभग ये माना जाता है कि यहाँ से जो गेहूं के साक्ष्य मिले हैं वो लगभग 7000 ईसा पूर्व के हैं। 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य। कितने पुराने हैं साथी? 7000 ईसा पूर्व के ये साक्ष्य हैं। ठीक है साथी, और ये जो जगह पड़ती है, जो मेहरगढ़ जो पड़ता है, एक नदी है साथी जिसका नाम है बोलन नदी। बोलन नदी घाटी। ये स्थान जो मेहरगढ़ है ये बोलन नदी घाटी में ही पड़ता है, अर्थात बोलन नदी के ही किनारे ये स्थान है। ठीक है साथी, और भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। देख लेते हैं कि आखिर मेहरगढ़ की जो जानकारी दी थी वो किसने दी थी? ये जानकारी एक फ्रांस के व्यक्ति हैं जिनका नाम है जे फ्रांसोया। ये फ्रांस के हैं और इन्होंने ही मेहरगढ़ नामक स्थान की जानकारी दी थी। ठीक है साथी, यहाँ से कुछ कब्रें मिली हैं। इन कब्रों में क्या है कि जो मानव शव जो दफनाया जाता था, मानव शव के साथ कुछ सामान या वस्तुएं भी दफनाई जाती थी। ऐसा साक्ष्य मिला है कि मानव शव के साथ कुछ वस्तुएं भी उसके साथ दफना दी जाती थी। ठीक है साथी, और ये माना जाता था कि इन वस्तुओं का उपयोग मानव परलोक में जाकर करेगा। ठीक है साथी, ऐसा माना जाता था कि मृत्यु के बाद भी क्या है? जीवन है। मृत्यु के बाद भी जीवन है, और इसलिए इन वस्तुओं को सबके साथ दफना दिया जाता था कि मानव उस लोक में जाकर के, परलोक में जाकर के इन वस्तुओं का उपयोग करेगा और वो खुश रहेगा। ठीक है साथी, कुछ और भी साक्ष्य मिले हैं। दूसरी जो कब्र मिली है यहाँ से, उसमें मानव शव के साथ बकरी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं।
क्या दफनाने के? बकरी दफनाने के। और ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय का जो मानव था उसकी ये मान्यता थी कि मनुष्य के मर जाने के बाद जब वो परलोक में जाएगा तो आखिर खाएगा क्या? अगर हम बकरी नहीं दफनाएंगे तो मनुष्य परलोक में जाकर के भूखा रहेगा। तो वहाँ जाकर के वो किस तरीके से अपनी भोजन की व्यवस्था करेगा, अर्थात उसके सबके साथ भोजन की व्यवस्था कर दी जाती थी। बकरी को दफना दिया जाता था कि मनुष्य परलोक में जाकर इस बकरी को खा लेगा। मान्यता थी कि मनुष्य परलोक में जाकर बकरी को खा लेगा, अर्थात मनुष्य भूखा नहीं रहेगा। जब बकरी खाने को मिल जाएगी तो मनुष्य भूखा नहीं रहेगा। ठीक है साथी, तो हमने आपको बताया कि जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं ये मेहरगढ़ से मिले हैं, गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है साथी, और ये जो मेहरगढ़ है वो कहाँ पड़ता है? बोलन नदी के किनारे है, बोलन नदी घाटी में ही ये स्थान पड़ता है। और इसकी जो लोकेशन है वो बलूचिस्तान प्रांत पड़ता है पाकिस्तान में, वहाँ पर ये पड़ता है। ठीक है साथी, और यहाँ से जो गेहूं के साक्ष्य और जौ के साक्ष्य मिले हैं वो लगभग 7000 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, जानकारी किसने दी? जे फ्रांसोया, ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इन्होंने इसकी जानकारी दी। यहाँ से कुछ कब्रें मिली हैं जिसमें मानव शव के साथ सामान को भी दफनाया गया और मानव शव के साथ बकरी को भी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है साथी, नवीनतम खोज के अनुसार अगर देखा जाए तो एक प्राचीनतम स्थान है, इसे नोट कर लिया होगा साथियों। अगर नवीनतम खोज के अनुसार देखें, नवीनतम खोज के अनुसार जो प्राचीनतम स्थान है, प्राचीनतम स्थान, एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ही ये स्थान पड़ता है और जगह है, जनपद है संत कबीर नगर। उस जनपद में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है लहुरा देव। क्या साथी? लहुरा देव। कहाँ पड़ता है? संत कबीर नगर जिला, ठीक, उत्तर प्रदेश। संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश में स्थान पड़ता है लहुरा देव। और इस स्थान से प्यारे साथियों 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 7000 ईसा पूर्व तक के चावल के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है? यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले और ये जो चावल के साक्ष्य हैं ये 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 7000 ईसा पूर्व तक के ये साक्ष्य हैं। ठीक है साथी, तो ये नवीनतम खोज है। ठीक, कहाँ पड़ता है ये स्थान? संत कबीर नगर जिले में पड़ता है, लहुरा देव। और यहाँ से क्या मिलता है? चावल के साक्ष्य मिलते हैं जो 9000 से 7000 ईसा पूर्व तक के हैं। एक स्थान और पड़ता है साथियों, ये जहाँ से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य स्थान पड़ता है, ये है कोल्डिहवा। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? ये बेलन नदी घाटी में है, बेलन नदी घाटी। और ये बेलन नदी घाटी के क्षेत्र में ही ये कोल्डिहवा पड़ता है। लोकेशन लगभग प्रयागराज के आसपास की है, प्रयागराज। ठीक है, वहाँ पर ये स्थान पड़ता है
और यहाँ से क्या मिलता है साथियों, ये चावल के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलता है? चावल के साक्ष्य। धान की भूसी के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो चावल के साक्ष्य हैं ये लगभग 6500 ईसा पूर्व के हैं। कितने पुराने हैं? 6500 ईसा पूर्व। ठीक है साथी। तो चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? कोल्डिवा से। ये कोल्डिवा कहाँ पड़ता है? बेलन नदी घाटी के किनारे पड़ता है। और यहाँ से किसके साक्ष्य मिलते हैं? चावल के, धान की भूसी के। और ये कितने समय पुराने हैं? लगभग 6500 ईसा पूर्व के ये चावल के साक्ष्य देखने को मिले हैं। ठीक है साथियों, नोट कर लीजिए फटाफट। नोट हो गया होगा। अब देख लेते हैं कि कुछ जो नवपाषाण काल के मानव थे उनके कुछ बस्तियों के बारे में भी देख लेते हैं। मानव की बस्तियां एक जगह पड़ती है जिसका नाम है हकरा नदी घाटी। क्या नाम है? हकरा नदी घाटी। साथियों, ये जो हकरा नदी घाटी है, ये हकरा नदी ये सतलज की सहायक नदी है। ठीक है साथी, किसकी सहायक नदी है? सतलज की सहायक नदी है। सतलज की। लेकिन ये स्थान तो पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है, इस समय अगर मौजूदा देखें तो हकरा नदी घाटी कहाँ पड़ती? पाकिस्तान में। तो ये सिंध की होगी। ठीक साथी, सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक, क्योंकि ये स्थान पाकिस्तान में पड़ता है तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है साथी, यहाँ से लगभग 47 मानव बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले? लगभग 47 मानव बस्तियां देखने को मिली हैं। ठीक है साथी। इसी तरीके से अगर देखें तो दक्षिण भारत में भी क्या होता है, बहुत सारी मानव की बस्तियां देखने को मिली हैं। आखिर दक्षिण भारत में इतनी ज़्यादा क्यों देखने को मिलती हैं? क्योंकि उस समय क्या था कि दक्षिण भारत में पत्थरों की सुलभता थी। पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाते थे और इस वजह से दक्षिण भारत में, तमिलनाडु के क्षेत्र में, कर्नाटक के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में बहुत सारी नवपाषाणकालीन बस्तियां देखने को मिली हैं। इसी तरीके से अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में लिख सकते हैं कि पत्थरों की सुलभता के कारण तमिलनाडु के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश और वहीं लगभग कर्नाटक के क्षेत्र में लगभग 850 प्लस मानव बस्तियां देखने को मिलती हैं, या मानव बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो
चूँकि पत्थरों की सुलभता थी और इसलिए यहाँ से क्या मिले हैं, बहुत सारी बस्तियाँ पाई गई थी जिनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है साथी, और भी कुछ नवपाषाणकालीन बस्तियाँ हैं, जैसे बुर्जहोम। ये स्थान पड़ता है कश्मीर में। ठीक है साथी, कहाँ पड़ता है, कश्मीर में ये स्थान पड़ता है। और इस स्थान की जो जानकारी सर्वप्रथम दी थी, वो दी थी डी टेरा एवं पीटरसन ने। ठीक, ये व्यक्ति थे, इन्होंने क्या इसके बारे में कुछ जानकारी प्रदान की थी। किसके बारे में, बुर्जहोम जो स्थान है ये कश्मीर में पड़ता है, तो इसकी जानकारी किसने दी, डी टेरा एवं पीटरसन। और यहाँ से क्या साक्ष्य मिले, गर्तावास के साक्ष्य मिले। क्या मिले, गर्तावास के साक्ष्य। ये गर्तावास क्या होता था कि लोग गड्ढों में घर बनाकर रहते थे। ठीक है साथी, गड्ढों में घर बनाकर रहते थे। और इन गड्ढों में क्या था कि नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। ठीक है साथी, और इन गड्ढों में आखिर वो लोग क्यों रहते थे, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें जंगली जानवरों से भी सुरक्षा मिलती थी और ठंडी जलवायु से भी उन्हें मदद मिलती थी। सर्दी के मौसम में भी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे इन गड्ढों में। ठीक है साथी, यहाँ से कुछ और भी साक्ष्य मिले हैं। एक साक्ष्य मिला है कि जो मानव होता था, मानव सबके साथ जो इनका पालतू कुत्ता हुआ करता था, उस कुत्ता को भी आदमी के मर जाने के बाद उसके साथ ही दफना दिया जाता था। मानव सबके साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था। तो ऐसे साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बुर्जहोम से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है साथियों, एक स्थान पड़ता है चिरांद, दूसरा स्थान है चिरांद। ये पड़ता है साथी बिहार में सारण जिले में। कौन सा स्थान है, चिरांद। कहाँ पड़ता है, बिहार के सारण जिले में। यहाँ से साथियों बहुत सारे हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है साथी, तो हमने आपको बताया कि बुर्जहोम जो कश्मीर में पड़ता है, जानकारी डी टेरा एवं पीटरसन ने दी थी इसकी। यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। गर्तावास का मतलब है कि लोग गड्ढों में घर बनाकर रहते थे और इन गड्ढों में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। ठीक, गड्ढों में लोग क्यों रहते थे, क्योंकि जंगली जानवरों से भी कहीं न कहीं इनकी सुरक्षा रहती थी और जो सर्दी का मौसम था उससे भी कहीं न कहीं इनको बचाव प्राप्त होता था, इन्हें आराम महसूस होती थी। ठीक है, और जो मानव सब के साथ जो पालतू कुत्ता दफनाने के जो साक्ष्य मिले हैं वो भी कहाँ से मिले हैं, बुर्जहोम से। चिरांद से भी कुछ हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं जो सारण जिले में पड़ता है। और ये कहाँ पड़ता है सारण जिला, ये बिहार में पड़ता है। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ साथ अगर देखें तो इस युग में मानव काफ़ी बुद्धिमान हो गया था। कैसा हो गया था, मानव बुद्धिमान हो गया था।
मानव बुद्धिमान हो गया था। ठीक, और इसी बुद्धिमत्ता के कारण मानव ने आग की खोज कर ली। आग की खोज, या हम लिख सकते हैं कि आग को उपयोग में लेने की कला सीख ली। ठीक, ये हमने क्यों लिखा कि आग को उपयोग में लेने की कला सीख ली। ये साथियों, जो पुरापाषाण काल था उस काल में भी मानव को आग की जानकारी थी, लेकिन वो इसका उपयोग नहीं कर पाता था, इसके उपयोग की जानकारी से अनभिज्ञ था। और उसकी जो उपयोगिता अगर देखी जाए तो किन लोगों ने सीखी? नवपाषाण काल के लोगों ने। अर्थात हम लिख सकते हैं कि आग की जानकारी पुरापाषाण काल के लोगों को थी, लेकिन उपयोग नहीं जानते थे। ठीक, और उपयोग करना किसने सीखा? नवपाषाण काल के लोगों ने। नवपाषाण काल के लोगों ने। ठीक है साथी, अब इसका जो उपयोग था, लोग कहीं न कहीं जंगली जानवरों को भगाने में भी इसका उपयोग करते थे। भगाने में, ठीक है, सर्दी से बचने के लिए, इसी तरीके से भोजन पकाने के लिए, घरों में रोशनी के लिए इसका उपयोग करते थे। ठीक है साथियों, तो हमने आपको बताया कि मानव काफ़ी बुद्धिमान हो गया था। आग के उपयोग को उसने सीख लिया था। जानकारी तो पहले से थी, पुरापाषाण काल के लोगों को इसकी जानकारी थी आग की, लेकिन उपयोग नहीं जानते थे। तो जो नवपाषाण काल के लोग थे उन्होंने उपयोग इसका सीखा और उसका उपयोग विभिन्न तरीक़ों से अपने जीवन में किया। जैसे जंगली जानवरों को भगाने के लिए भी इसका उपयोग करते थे, सर्दी से बचने के लिए भी इसका उपयोग करते थे, भोजन पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, और घरों में रोशनी आदि के लिए भी इसका उपयोग करते थे। अर्थात आग की जो खोज थी साथियों, नवपाषाण काल युग की एक महत्वपूर्ण खोज थी। आग की खोज नवपाषाण काल के युग की, अर्थात नवपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण खोज साबित हुई। ठीक है, तो आज आपने हमारे साथ नवपाषाण काल के बारे में पढ़ा और इसकी पूरी जानकारी हासिल की। तो साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी साथी नए हैं वो साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।